जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 54। आज के लेक्चर में हम जो थ्योरी स्टडी करने जा रहे हैं वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये थ्योरी भी पोर्टर ने ही दी है। क्या पोर्टर की इससे पहले हमने कोई थ्योरी पढ़ी है? फाइव फोर्सेस मॉडल। शाबाश, ठीक है। कुछ और थ्योरीज में भी पोर्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो मेजर थ्योरीज पूरी की पूरी पोर्टर ने दी है। एक पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल और आज की थ्योरी जो है वैल्यू चेन एनालिसिस, ये भी माइकल पोर्टर की ही थ्योरी है। कंसेप्ट क्या है इसमें? पहले कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ये थ्योरी भी आसान है, सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल होता है। थ्योरी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है उसे आप 9 एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं उन्हें आप 9 हिस्सों में डिवाइड। जैसे फर्ज कीजिए कोई स्टूडेंट आके मुझसे पूछे, सर मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लाना चाहता हूं, मैं कैसे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लेके आऊं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे पूछेंगे अच्छा पहले ये बताओ तुम सारे दिन में करते क्या हो, तुम्हारी एक्टिविटीज कौन कौन सी है? वो कहेगा सर मैं 10 घंटे सोता हूँ। वो कहेगा मैं सर 3 घंटे पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद कहेगा सर क्लास में जाता हूँ तो उसमें मोबाइल इस्तेमाल करता रहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों के साथ गपशप लगाता हूँ 1.5 घंटा रात में, शाम में, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़। ठीक है, नमाज के लिए जो है वो नमाज वगैरह के लिए एक्टिविटीज़ के लिए 1 घंटा रख लिया। ये सर मेरी पूरे दिन की रूटीन है, ये हमें बताएगा। हमने अगर उसे बताना है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को लेके आए या इंक्रीज करे, तो बताइए फोकस हमें किसी सिर्फ एक एक्टिविटी के ऊपर करना पड़ेगा कि उसकी पूरे दिन की सारी एक्टिविटीज में सारी? क्योंकि कुछ एक्टिविटीज में हमें बढ़ाना पड़ेगा टाइम, कुछ को कम करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज का तरीकाकार बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम उसे कहें भैया तुम सोते बहुत ज्यादा हो, ऐसा करो नींद कम कर दो, 7 घंटे की कर दो। ठीक है, और पढ़ते कम हो, थोड़ा पढ़ाई का टाइम, जो नींद का वक्त है उसे पढ़ाई का टाइम ज्यादा कर दो, और पढ़ने की कुछ टेक्निक्स चेंज करके ऐसे नहीं ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे किया करो, जो भी टेक्निक्स हो सकती है, मिसाल समझा रहा हूं भाई। ऐसे उसकी क्या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा कि हमें सिर्फ किसी एक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिर्फ एक एक्टिविटी के ऊपर नहीं कर सकते। स्टूडेंट है ना, ठीक है, तो बाज़ औक़ात उसकी कोई दूसरी एक्टिविटीज भी ऐसी होती हैं जो कि स्टडीज को इफेक्ट कर रही होती हैं, तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सारी एक्टिविटीज को सामने लाना जरूरी है। एग्री करते हैं? उसी तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, यानी उसके एग्जिस्टिंग जो भी ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको हम मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ किसी एक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए? पोर्टर ने कहा नहीं, उसने कहा आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहले बताइए इस बात से एग्री करते हैं? हमने कहा चले एक्टिविटीज तो 50 तरह की है, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने आसानी के लिए एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर दिया सिर्फ 9 हिस्सों में, और वो भी 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, प्राइमरी एक्टिविटी और स्पोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी में 5 तरह की एक्टिविटीज है, स्पोर्ट एक्टिविटी में 4 तरह की एक्टिविटी है। 5 + 4 = 9, 9 एक्टिविटीज हो गई। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन 9 एक्टिविटीज को समझे, पहले क्या करें? समझे, और फिर उसके बाद इसमें हर एक एक्टिविटी को इंप्रूव करें, हर एक एक्टिविटी में कोई ऐसा काम करें जिससे वैल्यू ऐड हो। वैल्यू ऐड होने का मतलब क्या है? मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव हो जाए वो एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर ली। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं कंपेटिटर से। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं कंपेटिटर से, तो क्या करें? तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन 9 एक्टिविटीज में डिवाइड करें। पहले समझें कि हर एक्टिविटी में होता क्या है। 2 स्टेप हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के। पहले स्टेप में क्या करते हैं? हम समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जिन एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, हर एक्टिविटी में होता क्या है।
और फिर हर एक्टिविटी में हम उसको इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई सजेशन दें। यह है वैल्यू चेन एनालिसिस। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को नो एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? समझना है कि हर एक्टिविटी में हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 3 हर एक्टिविटी में कोई ना कोई सजेशन देनी है, रिकमेंडेशन देनी है कि मजीद क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए। जैसे स्टूडेंट ने अपने पूरे दिन के हिस्से को मुख्तलिफ एक्टिविटी में डिवाइड किया, हमने समझा कि हर एक्टिविटी में स्टूडेंट करता क्या है, जहां जहां हमें लगा ना गड़बड़ है वहां पे हमने सजेशन दी इंप्रूवमेंट के लिए, तो क्या हुआ? उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया। तो अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में सजेशन देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। इसे कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। फिर से बताइए, वैल्यू चेन एनालिसिस में 3 काम कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 9 एक्टिविटीज में डिवाइड करना। नंबर 2 समझना हर एक्टिविटी में क्या हो क्या रहा है। और नंबर 3 सजेशन देना कि हर एक्टिविटी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। अब इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? आपकी किताब आपको 2 चीजें समझाती है, तीसरी चीज नहीं समझाती। वो आपको खुद से सोचना पड़ता है। गेस करें क्या चीजें समझाती है वाला बुक? बुक आपको ये बताएगी कि पोर्टर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवाइड किया है 9 एक्टिविटीज में, वो एक्टिविटीज कौन कौन सी है ये बुक बताएगी। फिर हर एक्टिविटी को एक्सप्लेन भी करेगी, किस एक्टिविटी में क्या होता है ये भी बुक एक्सप्लेन करेगी। क्या चीज नहीं होगी? इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये किताब, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे ही बता सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे भी बता सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी ये है, इसको कैसे इंप्रूव करना है, आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए जरा पहले अब इसको स्टार्ट करते हैं। थीम क्या है इसका, पहले अब इसका प्रॉपर देखिए। वैल्यू चेन एनालिसिस में पढ़ेंगे हम हर चीज। काम की सिर्फ 3 चीजें हैं इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। काम की सिर्फ केस स्टडी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 चीजें। नंबर 1 वैल्यू चेन एक्टिविटीज में एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? 9 एक्टिविटीज। वो 2 बड़ी कैटेगरी है, प्राइमरी और स्पोर्ट। प्राइमरी में 5, स्पोर्ट में 4। 9 एक्टिविटीज क्या है? दूसरी अहम चीज क्या है? हर एक्टिविटी में होता क्या है? तीसरी अहम चीज क्या है? एक्टिविटी सजेशंस के एक्टिविटीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, बाकी छोटी मोटी बातें वो पढ़ते जाएंगे, समझ आती जाएगी। कहता है वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। वैल्यू किसे कहते हैं? कह रहे हैं वैल्यू इज द बेनिफिट ए कस्टमर रिसीव फ्रॉम ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर पे मोर मनी बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स। कहता है वैल्यू का मतलब क्या है? कस्टमर को क्या फायदा हासिल हो रहा है, कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट से क्या फायदा हासिल हो रहा है। कस्टमर को जितना फायदा हासिल हो रहा होगा, कस्टमर उतनी ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा। बताइए, कस्टमर हमारी कॉस्ट देख के प्राइस पे करता है कि अपना फायदा देख के कि उसे इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हो रहा है फिर प्राइस पे करता है? पहले ये बताइए। फायदा देख के प्राइस पे करता है। फायदा उसे मिलेगा, हो सकता है आपकी सस्ती प्रोडक्ट है, 10 रुपए में बनाइए, आपने 1000 रुपए में बेच सकते हैं। अगर कस्टमर को उसमें फायदा नजर आ रहा है, और 1000 रुपए की प्रोडक्ट कस्टमर बाजू का 10 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं होता, क्यों? उसमें फायदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वैल्यू, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएबल नजर आ रही है, कितनी वैल्यूएबल। अच्छा, इसमें मजे की बात पता क्या कहता है? कहता है अहम प्रोडक्ट का वैल्यूएबल होना अहम नहीं है, प्रोडक्ट का वैल्यूएबल नजर आना अहम है। प्रिसीव्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अहम नहीं है। मार्केटिंग का असूल है। क्या, कौन सी वैल्यू अहम है? परसीव्ड वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, वो जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं, वो शैम्पूज की, वो सोप्स की, ठीक है, वो टूथब्रश वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह की, क्या उसमें जो फायदे बताए जाते हैं आपने कभी लेबोरेटरी में जाके चेक किया या करवाया कि वो वाकई फायदे होते हैं? एक्चुअल वैल्यू नहीं हमें पता क्या मिलती है, क्या पता है हमें? एक दफा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-3 दफा इस्तेमाल किया, कितना फायदा हुआ? कोई मेजरमेंट नहीं है। क्या है? हाँ, परसीव्ड वैल्यू। आपको परसेप्शन मिलती है कि ये इस चीज से मुझे फायदा हो रहा है, आप उसकी हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैल्यू एक्चुअल हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अहम क्या है? परसीव्ड वैल्यू। इसीलिए वो यहां पे नोटिस कीजिए,
परसीव्ड वैल्यू को ज्यादा फोकस दे रहा है। लेकिन बहरहाल नॉर्मल वैल्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, परसीव्ड वैल्यू। लेकिन अब आपको एक्चुअल वैल्यू परसीव्ड वैल्यू का फर्क समझ आ गया। मार्केटिंग में क्या अहम है, अच्छा होना अहम है कि अच्छा दिखना अहम है? अच्छा दिखना अहम है। ठीक है, कस्टमर को वैल्यू नजर आएगी, कस्टमर हाई प्राइस पे करेगा। एग्रीड? आगे चलते हैं। कह रहे हैं एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दी है, कहता है वैल्यू ऐड क्या होती है कि कस्टमर ने लेदर रॉ मटेरियल बाय किया 1000 रुपए में, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, उसे 10,000 में बेच दिया। कस्टमर ने उसको कितना दिया? 10,000 रुपए। इसका मतलब है उस मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड की? एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लेके, उसके 1000 रुपए का रॉ मटेरियल लेके उसकी चीज बनाता है, 10,000 में बेच देता है। उस मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड की? 9,000 की। ठीक। अब इस वैल्यू के अंदर, अब समझाना क्या चाह रहा है, इस वैल्यू के अंदर बहुत सी चीजों की पार्टिसिपेशन है। इसमें हो सकता है उसने जो मैन्युफैक्चरिंग की है, ऑपरेशंस किए हैं, वो बड़े अच्छे किए हों, प्रोडक्ट अच्छी बनी है। हो सकता है वो प्रोडक्ट को मार्केटिंग उसने इस तरीके से की हो, प्रोडक्ट भी अच्छी है और कुछ हिस्सा मार्केटिंग का भी है। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1000 को 5,000 रुपए ले गई, मार्केटिंग 5,000 को हो सकता है 8,000 रुपए ले गई हो, मार्केटिंग अच्छी की। हो सकता है फास्ट डिलीवरी की हो सकता है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, जिसको देखे कस्टमर ने कहा अच्छा इस प्रोडक्ट में तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी है, चलो मैं 500 रुपया इसका भी ज्यादा पे कर देता हूं। मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि उस मैन्युफैक्चरर ने जब रॉ मटेरियल से चीज बनाई होगी तो उसमें बहुत सी, एक कंपनी के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो पार्टिसिपेट कर रही होती है, जो साइमल्टेनियसली चल रही होती है। वो आपको यही बताना चाह रहा है कि जो 9,000 की वैल्यू ऐड हुई है, इसमें ये वैल्यू किस तरीके से ऐड हुई है। अब हाँ, थोड़ा सा आपको ये इंडिकेशन बता रहा है कि कस्टमर पे हायर प्राइस ओनली इफ दे सी एडिशनल वैल्यू। वो रियल वैल्यू भी हो सकती है, परसीव्ड वैल्यू भी हो सकती है। वो किस वजह से हो सकती है? वो बेटर फीचर की वजह से भी हो सकती है। कस्टमर को ज्यादा वैल्यू जो नजर आती है किस वजह से? हो सकता है प्रोडक्ट एक्चुअली में बेहतर हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो लेकिन उसे इस्तेमाल करने में, उसे हासिल करने में कन्वीनियंस हो। बात को ऐसा होता है, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक जैसा काम कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आसान है, दूसरा मुश्किल है। एक गाड़ी चलाना मुश्किल है, एक गाड़ी चलाना आसान है। तो हो सकता है बाकी में फीचर सेम हो लेकिन कन्वीनियंस की वजह से उसकी ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। ढाबे पे जाके चाय पिए, आपको 150 का कप मिल जाएगा, कॉलेज में मंगवाएंगे वो 250 का मिलता है। लेकिन बात का ऐसा होता है, लेट में काम कर रहा हूं तो हम काम कर रहे होते हैं टीम, तो मंगवा लेते हैं इधर ही, हालांकि सस्ती मिल जाएगी उधर, यहाँ पे महंगी। लेकिन किस वजह से? कन्वीनियंस की वजह से। कस्टमर कन्वीनियंस की वजह से भी हाई प्राइस पे करने को तैयार होता है। ब्रांड वैल्यू, ठीक है, ब्रांड होता है। ठीक है, चाय वाली से चाय आएगी ब्रांड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ब्रांड की वजह से भी तो ये 2-3 फैक्टर है जिनकी वजह से कस्टमर हाई प्राइस पे करने को तैयार। लेकिन ये छोटा कंसेप्ट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। वैसे समझ आ गया ना आपको, कस्टमर हाई प्राइस पे करने को तैयार क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है प्रोडक्ट बेहतर नहीं है लेकिन उसे हासिल करने में, इस्तेमाल करने में कन्वीनियंस हो सकता है कन्वीनियंस भी नहीं है लेकिन ब्रांड है। ब्रांड हो तो बंदा कन्वीनियंस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी, प्राइस के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर, लाइन लग लग के आईफोन खरीदते हैं। किस वजह से? ब्रांड की वजह से। लेकिन इस टॉपिक के लिहाज से अहम चीज, ये शायद एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले लेकिन मेन क्वेश्चन में टेस्ट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट, ये जो ब्रांड वैल्यू, कन्वीनियंस और बेटर फीचर्स वाला है। अहम चीज जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने बेस बनाई वो ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल समझ आ गई? अब हमने ये एनालाइज करना है कि 9,000 की वैल्यू ऐड हुई, ये कैसे ऐड हुई, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई जिनकी वजह से ये वैल्यू ऐड। अच्छा, आपको अकाउंटिंग में ये बताया जाता है कि एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसा ही है? ये कोई इस तरह का कंसेप्ट समझाया जाता है आपको अकाउंटिंग में, कॉस्ट काउंटिंग में, जिस जगह पे भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर जो मिलते हैं, जिनका मकसद सबका एक ही होता है, प्रॉफिट या प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर करना है। कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? 2 डिपार्टमेंट होते हैं बस, खुदा का होकर भाई। मैन्युफैक्चर नहीं, वो टाइप ऑफ कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। डिपार्टमेंट कंपनी जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जैसे हिसाब किताब करना है, और क्या है? परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग करता है, और क्या है? आईटी डिपार्टमेंट है, शाबाश, और एचआर डिपार्टमेंट, ये हुई ना बात, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, शाबाश, बेहतरीन, बिल्कुल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यस, ये डिपार्टमेंट है। लेकिन अच्छा,
कंसेप्ट वही है डिपार्टमेंट, लेकिन क्लासिफिकेशन यहां पे पोर्टर ने कुछ थोड़ी सी डिफरेंट की है। कंसेप्ट ये भाई, पोर्टर ने कहा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसको हमने 9 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 बड़े हिस्सों में और फिर उसके बाद फर्दर 9 पार्ट्स में। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू चेन। माइकल पोर्टर ने कहा वैल्यू चेन है कि कितने, इट ब्रेक्स डाउन बिजनेस एक्टिविटीज दैट इज एड वैल्यू। ये बताता है कि एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जो वैल्यू ऐड करती हैं। इसका मतलब है कंपनीज के अंदर यही एक्टिविटीज अहम है, बाकी एक्टिविटीज अहम नहीं है। ये 2 तरह की एक्टिविटीज अहम है, प्राइमरी एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली वैल्यू ऐड करती है, स्पोर्ट एक्टिविटी इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड करती है। कह रहा है ईच एक्टिविटी एड्स वैल्यू इंडिविजुअली, द टोटल एडेड वैल्यू इक्वल्स द सम ऑफ ऑल दीज एक्टिविटी। बात समझ आ रही है? क्या किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या किया छोटे 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 छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। पूरी पोर्टर ने क्या किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटी 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 एक्टिविटीज में डिवाइड। कितनी एक्टिविटीज में? 9। 5 अलग, 4 अलग। 5 को कहा ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। क्यों प्राइमरी? डायरेक्टली वैल्यू ऐड करती हैं। बाकी को कहा 4 क्या है, इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड। एग्जांपल सुने, डायरेक्टली सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, एक्टिविटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू ऐड, इनडायरेक्टली ऐड वैल्यू। टीचर कॉलेज में काम कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, डायरेक्टली कॉलेज की वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं? वैल्यू ऐड हो रही है। इस एक्टिविटी से वैल्यू ऐड हो रही है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली। गार्ड खड़ा है ताकि कोई रेलिवेंट पर्सन कॉलेज में ना आए, स्टडीज को डिस्टर्ब ना करे। क्या ये भी वैल्यू ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या आपका ख्याल है गार्ड खड़ा नहीं होना चाहिए, निकाल दें उसको? नहीं 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 नहीं, वो सपोर्ट कर रहा है एक्टिविटीज को। ये क्या डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज में फर्क, या प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज में फर्क। टीचर का पढ़ाना प्राइमरी एक्टिविटी, गार्ड का उधर खड़े होके इंश्योर करना इररिलेवेंट पर्सन ना आए, वरना यहाँ गजक पतीसा बिक रहा होगा क्लास के अंदर, उधर लेक्चर हो रहा होगा, इधर चीजें बिक रही होगी। ऐसे ही होता है। तो ये है जी वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट। कह रहा है आइए जरा अब देखते हैं कि वैल्यू चेन कैसे की जा सकती है। अगर आप वैल्यू कैसे ऐड की जा सकती है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप कंपेटिटर से ज्यादा वैल्यू ऐड करने के काबिल हो जाएंगे। और जिस दिन कंपेटिटर से ज्यादा वैल्यू ऐड करने के काबिल हो गया, आपको पता है कंपेटिटिव एडवांटेज हमने अचीव कर लिया। और पूरी की पूरी मैनेजमेंट की आखिरी मंजिल क्या है? मैनेजमेंट का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी थ्योरी हो, उसकी आखिरी मंजिल क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करना। क्या? अपने कंपेटिटर से बेहतर बनना। तो अगर अपने कंपेटिटर से बेहतर बनना चाहते हैं, क्या करें? ये वैल्यू चेन थ्योरी क्या कहती है? आप अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करें और हर हिस्से को, हर एक्टिविटी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। हमने कहा अच्छा बताओ जरा बिजनेस की कितनी एक्टिविटीज हैं? सिंपल मसला ना एक्टिविटीज को समझने में है, ना इसकी एक्सप्लेनेशन में है। मसला किसमें है भला? इनको इंप्रूव कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है, ये आपने सोचना है। तो हम थोड़ा, आज हमने सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना आज, लेकिन समझ लीजिए 90% हम कवर कर लेंगे। क्या? हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करना है। एक्टिविटीज क्या होगी ये मैं बताऊंगा, किस एक्टिविटी में क्या चीज कवर होती है ये मैं बताऊंगा, और काम की बात नहीं बताऊंगा मैं। काम की बात क्या है? इंप्रूव कैसे करना है वो आप बताएंगे। एग्री करते हैं? चलिए, अगर आपने खुद से बता दिया ना, इसका मतलब है कि आप आज ही केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं। फिर मैं आपको आज ही की होम असाइनमेंट में पास्ट पेपर की केस स्टडी आपको वैल्यू चेन एनालिसिस की प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आपने अपने आप को इस काबिल साबित कर दिया कि आप ये केस स्टडी कर सकते हैं। आइए जरा, पोर्टर ने कहा भैया पहले तो मैंने जितनी भी एक्टिविटी को डिवाइड किया, पहले 200 में डिवाइड किया। कौन से 200 में डिवाइड किया? प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी। भाई क्या फर्क है दोनों में? प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली वैल्यू ऐड करती है और सपोर्ट एक्टिविटी इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड करती है। ये टेक्निकली ये कहना गलत है कि प्राइमरी एक्टिविटीज मोर इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एक्टिविटीज लेस इंपॉर्टेंट। गलत है भाई, गार्ड ना होगा, यकीन कीजिए हम भी नहीं पढ़ा सकेंगे। ठीक है, जनरेटर वाला उधर ना खड़ा होगा, लाइट जाने के ऊपर, लाइट चली जाए, टीचर भी वही कमरा, वही टीचर, वही स्टूडेंट, मजाल है लेक्चर आगे चल सके 2 मिनट, नहीं चल सकेगा। समझ रहे? तो ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं
ये इनडायरेक्टली वैल्यू एड, फर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली का है, फर्क मोर इंपोर्टेंट लेस इंपोर्टेंट का नहीं है, ये एक जगह पे क्लियर करता है वो। अच्छा, तो कहता है जी डायरेक्टली वैल्यू या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, प्राइमरी एक्टिविटीज को पढ़ते हैं पहले। अच्छा, अब यहां पे जो मैंने आपको बताना है ना कट ऑफ पॉइंट, एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ, आपने उसी को सामने रखना, ठीक है। पहली चीज, पहले सिर्फ ऐसा करते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, जरा उसके साथ फेमिलियर हो जाए, समझ कुछ नहीं आएगी लेकिन जरा हम उसका फेमिलियर हो जाए। प्राइमरी एक्टिविटी, पोर्टर ने एक्टिविटीज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में। कौन कौन? प्राइमरी एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक। और दूसरी एक्टिविटी क्या है? ऑपरेशन एक्टिविटीज, ऑपरेशन इनबाउंड, कुछ इन हो रहा होगा। ऑपरेशन एक्टिविटीज, कुछ ऑपरेशन हो रहे होंगे कंपनी के दरमियान में, मेरा ख्याल है, पक्का नहीं है मुझे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड कोई आउट हो रही होंगी चीजें, इन हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहा है, आउट हो रही हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, कोई मार्केटिंग वगैरह हो रही होगी। सर्विसेज, सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज, इसको कुछ लोग आफ्टर सेल सर्विसेज भी कहते हैं, इसको आप बल्कि सर्विसेज के साथ आफ्टर सेल लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। सर्विसेज से मुराद क्या? आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर को सेल करो और भूल जाओ, कस्टमर को सेल करो और भूल जाओ। वो कस्टमर आए कि सर ये आपकी दुकान से चीज लेके गया था, खराब निकली, हम कहे भैया हमारी दुकान से नहीं लेके गए, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। ऐसा होना चाहिए क्या? ये है आफ्टर सेल सर्विस ना होना, ये है आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। कस्टमर कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, उसको देख के उसको मूड खराब नहीं करना, उसको देख के तू मैं नहीं, वेलकम करना, उसे कहना बिल्कुल, फैसिलिटेट करना है सेल के बाद भी, ठीक है। वरना एक दफा सेल कर दी, दूसरी सेल कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर उसी कस्टमर को बार बार सेल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आफ्टर सेल सर्विसेज। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं फिर से बताइए? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल होने तक इसका, ओके ओके ठीक है। अच्छा, और स्पोर्ट एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल है? स्पोर्ट एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट जैसे परचेज है, ऐसे लगता है जैसे क्या लिखा हो, परचेज है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऐसे लगता है जैसे आईटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, ऐसे लग रहा है जैसे ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है जैसे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्लानिंग, जैसे फाइनेंस, इनकी बात कर रहा है कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर से मुराद बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर से मुराद प्लानिंग किस तरीके से होगी, मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनकी हियरार्की क्या होगी, ठीक है। ज्यादा स्टेप्स होंगे डिसीजन मेकिंग में, कम स्टेप्स होंगे, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है कंपनी के अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कॉलेज में पहले स्टूडेंट फर्ज कीजिए वाइस प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे, फिर प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे कि डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ये डिसीजन, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मुराद नहीं है डायरेक्टली, ये उससे कंप्रीहेंसिव है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये है ना कि भाई ये बिल्डिंग होगी, इधर ये कमरा होगा, इधर ये कमरा, फिजिकल है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे मुराद हियरार्की, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन्स, डिपार्टमेंट्स का क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन क्या होगी। तो ये हो गया हमारे 9, देखिए 9 एक्टिविटीज पूरी हुई हैं। देखिए मैं गलती कर गया, गलती क्या कर गया, मुझे चाहिए ये था हर एक के साथ 1 2 3 4 5 लिख देता है ना बुक में, कोई बात नहीं, अगली दफा लिख लेंगे, आप अभी लिख लें। प्राइमरी के साथ भी 1 2 3 4 5 कर ले, स्पोर्ट के साथ भी 1 2 3 4 कर ले, ताकि आपको पता चल जाए 5 + 4 = 9। अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ना पसंद करेंगे या कि स्पोर्ट एक्टिविटीज? प्राइमरी, ओके प्राइमरी कर लेते, बनता भी यही है। प्राइमरी में सबसे पहले इनबाउंड पढ़े, कौन सी पढ़ेंगे? छोटी सी टिप है,
कोशिश करना प्राइमरी एक्टिविटी तरतीब से याद करें, स्पोर्ट एक्टिविटी आगे पीछे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटी को क्या करना है, तरतीब से। अब जरा सुनिए, पहली एक्टिविटी कौन सी है, रिसीविंग एंड स्टोरिंग। ये बाइंग है, इसको रिसीविंग कर ले। ये एग्जाम्पल में बाइंग है, इसको रिसीविंग कर ले। ठीक है, फैक्ट्री हमारा बिजनेस, फैक्ट्री का दरवाजा गेट होता है, गेट। जब तक रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री के गेट के दूसरी तरफ है ना, वो इनबाउंड में नहीं है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में कब आएगा, जब हमारी फैक्ट्री का गेट क्रॉस करेगा, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा। अब एग्जांपल्स, दो एग्जांपल दे रहा हूं, उनमें से एक है प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, एक है इनबाउंड लॉजिस्टिक। आपने दोनों में, प्रोक्योरमेंट का ताल्लुक है बाइंग से, इनबाउंड का ताल्लुक है रिसीविंग से। फर्क समझ आ रहा है? प्रोक्योरमेंट का ताल्लुक है बाइंग से, इनबाउंड का ताल्लुक है रिसीविंग से। क्या किया, कंपनी ने कहा अच्छा हमने इस दफा रॉ मटेरियल जो बाय करना है वो उस वाले सप्लायर से बाय करना है, उस वाले सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करना है जो कम से कम पिछले 10 साल में मार्केट में मौजूद है, ताकि हमें रिलायबल सही वाला रॉ मटेरियल सप्लाई करें, नए बंदे से नहीं खरीदारी करनी। कंपनी ने मार्केट से सर्च करके रिलायबल सप्लायर को ढूंढा और उसके साथ एग्रीमेंट किया कि वो हमें अगले पूरे साल में रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। कौन सी एक्टिविटी है, प्रोक्योरमेंट। इनबाउंड नहीं, क्यों, कैसे प्रोक्योरमेंट, हाँ भी आए नहीं, फैक्ट्री के अंदर आया ही नहीं, शाबाश, ये प्रोक्योरमेंट है। देखिए प्रोक्योरमेंट में यही कह रहा है, बाइंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल। इन शॉर्ट कम तरीन अल्फाज में आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। क्या, बाइंग रिसोर्सेज एंड बाय करना, परचेज ऑर्डर एग्री करना, जिसे आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं। क्या करते हैं, फाइंडिंग सप्लायर्स, आपने सप्लायर फाइंड करना। किस सप्लायर, इसमें क्या करते हैं प्रोक्योरमेंट में, हम फैसला करते हैं हमने क्या प्रोडक्ट किससे खरीदनी है, किस क्वांटिटी में खरीदनी है, ये भी प्रोक्योरमेंट है। किस क्वांटिटी, कौन सी प्रोडक्ट किससे खरीदनी है, किस क्वांटिटी में खरीदनी है, किससे खरीदनी है, किस क्वांटिटी में खरीदनी है, ये क्या है, प्रोक्योरमेंट। और जब वो प्रोडक्ट सप्लायर सेंड कर देगा, हमारी फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, ये कौन सी एक्टिविटी है, इनबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है, रिसीविंग एंड स्टोरिंग। यानी रिसीव किया, दो काम, रिसीव अलग है, स्टोर अलग है, ये समझते हैं कि नहीं समझते। रिसीव करना एक अलग एक्टिविटी है, स्टोर करना, क्या स्टोर करने में भी काम शाम होते हैं कोई, हाँ, वो वेयर हाउस में स्टोर करना, उसको तरतीब लगाना, एक जैसी चीजें इकट्ठी करना, टूट फूट वाली चीजों को एहतियात करना। और वो क्या अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करते हैं ना, वो भी स्टोरेज का हिस्सा है, स्टोरेज एक्टिविटी का। अच्छा सा एनवायरनमेंट हो जिसमें चीजें खराब ना हो। कुछ चीजें होती है हमारी पेरिशेबल आइटम, फूड आइटम, वो आपको पता है स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज हाउस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये चीजें इंश्योर करना, ये कि कौन सी एक्टिविटी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है जी, तो फर्क समझ आया प्रोक्योरमेंट में और इनबाउंड लॉजिस्टिक में। प्रोक्योरमेंट क्या है, खरीदना मार्केट से, किस सप्लायर से क्या खरीदना है, किस क्वांटिटी, ये है हमारा प्रोक्योरमेंट। रिसीविंग क्या है, उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा था उसको रिसीव करना, स्टोर करना। ठीक है जी। अच्छा बताइए, प्रोक्योरमेंट में कोई एक, ये मैं प्रोक्योरमेंट समझ आ गया आपको, क्या इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है ये समझ आ गया। कोई एक ऐसी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी बताइए जिससे हमारा ये वाला फंक्शन इंप्रूव हो। प्रोक्योरमेंट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पे, हाँ लो प्राइस पे, बिल्कुल चीप सप्लायर हो, बिल्कुल अच्छी बात, रिलायबल सप्लायर हो। डन। इनबाउंड लॉजिस्टिक में बताइए,
समझ आ गया ना एक्टिविटी क्या हो रही है, कहां से लेके कहां तक। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, क्या इसके स्कोप में शामिल है, क्या नहीं है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में बताइए कैसे आप वैल्यू ऐड का सजेशन दे सकते हैं कि वैल्यू ऐड होगी इस एक्टिविटी में। जहां पे स्टोर हो वो कंडीशन जो है वो सूटेबल होनी चाहिए ताकि इन्वेंट्री की लाइफ बढ़ सके। गुड, शाबाश। और रिसीविंग के वक्त आई के आपने केस स्टडी के अंदर ये पूछा, शाबाश। रिसीविंग के वक्त में चेकिंग करें कि सामान ठीक है कि नहीं, बेहतरीन। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल अप्लाई करें। हाँ, क्या क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, क्या क्या होता है, जो भी होता है ईओक्यू और मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल, वो इन्वेंट्री लेवल सेट किए जाए। इन्वेंट्री लेवल हमारे किससे रिलेट करते हैं, स्टोरिंग से। तो ये बात समझ आ गई, ओके। अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक कहाँ से शुरू होती है, हाँ फैक्ट्री के दरवाजे से, और कहाँ पे खत्म हो जाती है, स्टोरेज में जाके जब उसको प्रॉपरली स्टोर कर दिया जाता है। अच्छा, प्रॉपरली स्टोर किया जाता है, इसके बाद क्या होता है भला, ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग होगी। रॉ मटेरियल है, वैसे तो ये मॉडल जो है ना ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी अप्लाई होता है, रिटेल पे भी, सर्विस पे भी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल को सामने रख के समझे ना तो सारी चीजें समझ आ जाती है, क्योंकि ये कंप्रीहेंसिव है। तो जरा बताइए कि ऑपरेशंस में क्या होता होगा, पहले एक्टिविटी बताइए क्या होता होगा। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। छोटे छोटे रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। गाड़ियां बनानी है, वो रॉ मटेरियल अलग अलग आएगा, उसको फैक्ट्री के अंदर असेंबलिंग होगी उसकी, और उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि रेडी फॉर सेल है। एग्जैक्टली, उसमें पैकिंग भी होगी, क्योंकि पैकिंग भी फिनिश गुड बनाने का हिस्सा है, रेडी फॉर सेल करने का हिस्सा है। ठीक है जी। टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के साथ लिख ले क्लैरिटी के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस क्या करते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। ये समझ लीजिए, ये एक फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर आग जल रही है, भट्टी होती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल डालते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ से क्या होता है, फिनिश गुड बन के, फिर उसको आप पैकिंग करते हैं। पैकिंग भी किस चीज का हिस्सा है, ऑपरेशंस का। डन जी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आपके ख्याल में क्या फिनिश गुड में कन्वर्ट हो, अच्छा इसमें बताइए क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वेस्टेज कम हो। कैसे कम हो सकती है वेस्टेज, लेबर को ट्रेन करके, शाबाश, ये चीज। अच्छा, क्या फिनिश गुड सही बनी है कि नहीं, इसकी भी क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है। लेकिन देखें, एक क्वालिटी इंस्पेक्शन दूसरे से, एक क्वालिटी इंस्पेक्शन थी हमारी रॉ मटेरियल के, जो माल आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो किधर था भला, इनबाउंड। ये वाली इंस्पेक्शन कौन सी हो रही है, प्रेशर, कि हमने जो फिनिश गुड बनाई है उसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाए अगर नहीं हो रही तो। क्लियर, आगे चलते। ऑपरेशन में अब क्या, अब ऑपरेशन में फिनिश गुड बन गई, पैकिंग बन गई, बस क्या फौरी तौर पे इसको कस्टमर को सेल कर दिया जाता है, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक स्टार्ट होता है जब हमारी फिनिश गुड बन जाती है, उसको कुछ अर्सा अपने पास रखना, ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, और फिर उसके बाद जब ऑर्डर आ जाए तो कस्टमर को डिस्पैच करना, ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। स्टोरिंग को, भाई स्टोरिंग तो ऊपर इनबाउंड में भी है, इधर भी है, ये तो गलती हो गई मुझे लग रहा है। और रॉ मटेरियल ये चीज, ये कौन सी है, फिनिश गुड की स्टोरेज है। भी कुछ बात समझ आई। बात का ऐसा होता है रिटेल बिजनेस में, ये मॉडल मुझे बताइए, वैल्यू चेन एनालिसिस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस रिटेल प्लस सर्विस सबके लिए है। थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा एक्टिविटीज में, लेकिन मॉडल सब पे अप्लाई होता है। तो उसने एक क्या आउटबाउंड लॉजिस्टिक में उसने कहा
जो चीज आ रही है मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं हो रही, चीज आ रही है, सिर्फ उसको रीपैक करते हैं हम, अपने स्टिकर लगा देते हैं और फिर उसके बाद आगे सेल करते हैं। ठीक है, इसमें अब जो पैकिंग करना, ऑपरेशन में अब ऑपरेशन तो है नहीं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में तो कन्वर्ट हो नहीं रही, तो ऑपरेशन में कौन सी एक्टिविटी आएगी? पैकिंग करना उसको। हालांकि सिर्फ पैकिंग की जाए, वो चीज एज इट इज है। बाजू बात ऐसे होता है ना, वो जाए बाहर जो फूल बेचते हैं वो क्या करते हैं, फूल एज इट इज लेके आते हैं, क्या करते हैं, कांट छांट करते हैं, स्टिकर लगा, टेप शेप लगा के कहते हैं ये वैल्यू एड होगी। ठीक है, वही जो उन्होंने फॉर एग्जांपल हो सकता है 500 रुपए में 100 खरीदे हों फूल, वो फिर बाद में 50-50 रुपए का बेच रहे होते हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटी है भाई। स्टोरिंग, आउटबाउंड में स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग, यानी स्टोर किया फिनिश गुड को और फिर उसके बाद क्या किया, उसको कस्टमर तक डिलीवर किया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। इसमें बताइए क्या इंप्रूवमेंट होगी? हाँ जी, एफिशिएंट डिलीवरी, जिसको थोड़ा सा टेक्निकल अल्फाज में बोल रहा हूं कि डिलीवरी का लीड टाइम कम हो, मिनिमम डिलीवरी टाइम का। हाँ बिल्कुल, रिलायबल डिलीवरी, सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचे। अच्छा बताइए, क्या पोर्टर सही लाइन पे सोच रहा है? एक्टिविटीज को उसने डिवाइड किया, आपको हर एक्टिविटी में बता रहा है क्या काम करना है, और फिर आप खुद से बता रहे हैं, क्योंकि अगर समझ आएगी फिर ही आप बता सकेंगे अगली बात कि हम इस एक्टिविटी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। केस स्टडी में उसने आपसे क्या कहना ये सिस्टम है, पहचानो इसमें से कौन सी एक्टिविटी कौन सी वाली है। केस स्टडी में क्या पूछेगा, ये सिस्टम है, पहचानो कौन सी एक्टिविटी कौन सी वाली है, और फिर एक आधी एक्टिविटी का नाम लेके कहेगा बताओ इसमें से कैसे वैल्यू ऐड करनी है। वो तो आप हर एक्टिविटी का खुद बता रहे हैं, और आपने मैंने पहले स्टार्ट में बोला था एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस, देखें एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, इक्का दुक्का कोई नई चीज आई तो कोई बात नहीं, उसका हक बनता है। मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें क्या होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है भाई, जो नाम से जाहिर है क्या होता होगा, मार्केटिंग होती है, और क्या होता है, मार्केटिंग होती है। वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में था ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रमोशन क्या 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 होता होगा इसमें, एडवर्टीजमेंट होती है, अट्रैक्टिंग एंड सेलिंग टू कस्टमर। मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना और उससे ऑर्डर लेना कस्टमर से। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, सेलिंग, एक ही बात है, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, प्रमोशन, मिलता जुलता है, एक थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, मेन एक्टिविटी एक ही है, जो भी कह ले। इन शॉर्ट, कंपनी की मशहूरी करना। क्या मतलब हुआ इसका एडवर्टाइजमेंट का, कंपनी की मशहूरी करना, मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो जरा बताइए इसमें आप क्या वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करेंगे, टारगेट मार्केट को फोकस करना है, शाबाश। हाँ, इफेक्टिव मार्केटिंग जिसमें फीचर्स बताए जाए प्रोडक्ट के, या थोड़ा सा टेक्निकल अल्फा, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा टेक्निकल अल्फा, ब्रांड पोजीशनिंग करना, ब्रांडिंग करना अपनी प्रोडक्ट की। सर हमारी प्रोडक्ट में ये फीचर है और ये कंपेटिटर से कैसे डिफरेंट है, कैसे सुपीरियर है, मार्केटिंग। ठीक है जी, सक्सेसफुल मार्केटिंग होगी ना, ये अलग लोग कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा हो गया होगा, ये असल में मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जिसको उसने अपने हिसाब से रीनेम किया हुआ है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है सारा, अच्छी सी ऐड चलाना, ऐसी ऐड चलाना कि जिसको देख के लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दें। अच्छा, आप क्या करेंगे अगर आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है और आपको टास्क दिया गया भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता, इंटरव्यू है आपका और आपसे पूछा गया भैया कोई एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ जिससे हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके, अगर अच्छी स्ट्रेटजी बना दी तो अभी जॉब लेके जाओ। सोचें क्या स्ट्रेटजी बताएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएं अच्छी। सोचें अकाउंटेंट ही हैं, सारी जिंदगी अकाउंटेंट ही रहना है, कभी बिजनेस नहीं करना। अच्छा आपको लगता है अकाउंटेंट भी नहीं, अच्छा
अकाउंटेंट बनने के लिए सीए क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन गुड न्यूज दूं आपको, बिजनेसमैन बनने के लिए मैट्रिक करना भी जरूरी नहीं है। तो अकाउंटेंट जिंदगी में बने ना बने, बिजनेसमैन आप हमेशा बन सकते हैं। कभी अकाउंटेंट ना बन सके ना तो शुक्र अदा करना है, क्योंकि ज्यादातर अकाउंटेंट जो है ना वो एम्प्लॉयड होते हैं। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, एम्प्लॉयड पर्सन, लिख ले, एम्प्लॉयड पर्सन कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ सीएफओ क्यों ना हो। लाइफस्टाइल लग्जोरियस हो सकता है कुछ सालों के लिए, अमीर नहीं बन सकता। अमीर कौन होता है भला? अमीर कौन होता है? अमीर की सिंपल डेफिनेशन, घर में बैठा सो रहा है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। घर में बैठा सो रहा है, उसका बैंक बैलेंस, वो होता है अमीर। अमीर वो नहीं, अभी ना जाओ भाई, ये ना प्रिंसिपल साहब मुझे पकड़ ले, स्टूडेंट को भगा रहे हो, समझ रहे? बहुत ज्यादा पैसे आना अमीर नहीं है, वो पैसे खर्च होते जाए। अगर आपके पास देखिए कंटिन्यूस इनफ्लो नहीं है तो कानून का खजाना भी सुना वो खत्म हो जाया करता है ऐसे खाने से। अमीर वो नहीं, समझ? तो बहरहाल, तो यहाँ पे मार्केटिंग, हाँ, तो उसके लिए मार्केटिंग चाहिए। बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस अकाउंटेंट के लिए मार्केटिंग स्किल सीखना जरूरी नहीं है, उसका काम ही नहीं है। उसकी बला से प्रोडक्ट सेल होती है, वो नहीं होती ना हो, उसे तो तनख्वाह मिल जानी महीने बाद। बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम है, बताइए। बिजनेसमैन सोच के बन के सोचे मार्केटिंग। अच्छा नहीं आप बताएं ना, आप बताएं। अच्छा ये सिर्फ आपको डर ही है, पता नहीं क्या चीज हो, कोई सजेशन दे, ओंगी बोंगी सजेशन दे दे, कोई मसला नहीं है। मैंने कौन सा इधर आपको पास फेल का फैसला करना है? ओंगी बोंगी से आपने आपकी न्यू प्रोडक्ट है, उसको एडवर्टाइज, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का कैसे पहुंचाएंगे? पहले मोड डिसाइड करेंगे। शाबाश, मोड में बताएं कौन कौन सा मोड? हाँ, इंटरनेट के जरिए से, शाबाश। अखबारात के जरिए से, फेल स्ट्रेटजी है अखबारात। अखबार आजकल कोई नहीं पढ़ता, अखबार नहीं। एड्स, कहाँ पे एड चलाएंगे? हाँ, किसी में ज्यादा, शाबाश। वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। गूगल पे है, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, किसी सेलिब्रिटी को हम कहेंगे भैया आओ आप हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो, बिल्कुल अच्छा है। वो आपने सुना अगर सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस होता है ना, वो फुटबॉलर था, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, वो जिसके सामने कोक रखी हुई थी, उसने सिर्फ कोक को हटा के साइड पे किया था, रोनाल्डो था। हाँ, तो क्या हुआ, एक दिन के अंदर कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर गई थी, सिर्फ एक एक्ट। ये इतना इन्फ्लुएंशियल होते हैं लोग। तो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको हम एंगेज करके कह सकते हैं भाई आप हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो। ये आजकल ये जो होते हैं टिकटॉकर्स वगैरह और यूट्यूबर्स व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, दरमियान में हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर, ये तरीके। तो ये है मार्केटिंग एंड सेल्स। इस तरीके से हम मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का कंसेप्ट क्या है? सेल हो गई, उसके बाद भी कस्टमर का ताल्लुक हमारे साथ सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की हद तक नहीं है। यह समझ लीजिए आपने लॉन्ग टर्म उस कस्टमर को अपने साथ जोड़ना है, ये जिंदगी भर का रिश्ता बनाए उसके साथ। और वो कब होगा? जब आप उसको ये एहसास दिलाएंगे कि हमारा मकसद सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करना नहीं था, बल्कि आपकी सेटिस्फेक्शन हमारा मकसद था। ठीक है, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपके साथ चलेंगे। आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ती है, एक दफा प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं, याद रखें पहला एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें बंदा मुहतात होता है हमेशा। उसके बाद नहीं, कस्टमर पहली दफा हमसे प्रोडक्ट लेगा ज्यादा मुहतात होगा, वो छोटे छोटे मसले को ज्यादा बढ़ा के पेश करेगा। आप कस्टमर को सिर्फ उस वक्त ये एहसास दिला दें, सर ये प्रोडक्ट है, हम आप चाहे तो आप इसको रिपेयर करें, अगर इसमें डिफेक्ट आ भी गया सर हो जाता है, आप चाहे तो रिपेयर, आप चाहे तो नई प्रोडक्ट ले लें। एक दफा नई प्रोडक्ट ले लें, कस्टमर सारी जिंदगी नहीं जाएगा, हमेशा आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। आप 10 तरह की नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसे पता है इस कंपनी के पास गया था, ये हर प्रोडक्ट तो खराब नहीं होगी, हर प्रोडक्ट तो आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगी, लेकिन एक दफा कर दिया आपने तो जिंदगी भर के लिए आपने उसको अपना कस्टमर बना लिया। ये है आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी प्रोवाइड करना, ठीक है, रिपेयर, कस्टमर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सर हमारा ऐसे ही खरीदें, आपके घर तक सप्लाई पहुंच और उसके बाद इंस्टॉलेशन भी फ्री देंगे। फ्री इंस्टॉलेशन होती है, ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विस है। ये नहीं कि सर सेल कर दिया आप खुद ही घर में लेके जाएं और खुद ही इंस्टॉल करवाएं किसी से। कंपनी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, ये क्या है? तो आप क्या समझते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है? बिल्कुल है, ठीक है।
अच्छा बताइए इसमें आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में? क्विक रिस्पॉन्स करें। हाँ, कस्टमर ने अगर कंप्लेन लॉन्च की है उसका रेजोल्यूशन टाइम क्विक हो, शाबाश, बहुत अच्छा तरीका है। एक्सपीरियंस स्टाफ हो जो कस्टमर की कंप्लेन को डील कर सके, कस्टमर को अच्छे तरीके से, उस वक्त कस्टमर गुस्से में होता है, उसको अच्छे तरीके से डील करे, रिस्पॉन्ड करें। और क्या हो सकते हैं? वारंटीज प्रोवाइड करें, ठीक है। हाँ, अगर फर्ज कीजिए कि उनको रिप्लेसमेंट करके देना पड़ता है प्रोडक्ट को, रिप्लेस करके दीजिए, रिपेयर है तो रिपेयर करके दीजिए, ठीक है। इन एक्टिविटीज से आपकी आफ्टर सेल सर्विस एक्टिविटी इंप्रूव होगी, वैल्यू लीड। और देखिए असूल वही, हर एक्टिविटी इंप्रूव होती जाएगी, आपकी पूरी कंपनी की टोटल वैल्यू इंप्रूव होगी। और जब टोटल वैल्यू इंप्रूव होगी इसका मतलब आपका कंपैरेटर पीछे रह जाएगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन तब जब हर एक्टिविटी में या मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज में आप अपने आप को इंप्रूव करें। डन जी, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए पोर्टर हमें सिखा क्या रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया, हर एक्टिविटी के अंदर क्या काम हो रहा है, और फिर उसके बाद हर एक्टिविटी को इंप्रूव कैसे किया जाए। हर एक्टिविटी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है ये सोचने वाला काम है, किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब अपनी जजमेंट की बेस पे बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम में बताइए केस स्टडी कैसे आएगी? किसी बिजनेस की आपको एक्टिविटीज बताएगा और फिर क्या कहेगा कि इसका प्राइमरी एक्टिविटीज का एनालिसिस करो। आपने क्या करना होगा? बताना होगा हर एक्टिविटी को पढ़ के कि ये कौन सी वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी इनबाउंड वाली है या आउटबाउंड वाली, यानी एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना होगा। याद आया आपको बताया था मैनेजमेंट की ज्यादातर केस स्टडीज जो है, मैनेजमेंट की ज्यादातर केस स्टडी वो किस स्टाइल के ऊपर बेस करती हैं? पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। हाँ, स्वॉट एनालिसिस में भी यही पिक एंड ड्रॉप, पेस्टल एनालिसिस में यही पिक एंड ड्रॉप, 5 फोर्स में पिक एंड ड्रॉप। ये पिक एंड ड्रॉप, ये आपने इंफॉर्मेशन को समझना है, पहले अपने आप को तैयार करना है मॉडल के हिसाब से, पहले मॉडल पढ़ना है। सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल मॉडल में यूज हो सकती है कि भैया वैल्यू चेन एनालिसिस है, मैंने अपने आप को एक्टिविटीज के लिहाज से तैयार कर लिया, मेरे माइंड में एक्टिविटीज आ गई, अब मैंने एक्टिविटीज को सामने रख के क्वेश्चन को स्कैन करना। दूसरी कैटेगरी स्पोर्ट एक्टिविटी। भाई प्राइमरी एक्टिविटी क्लियर है? स्पोर्ट एक्टिविटीज में बताइए सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? प्रोक्योरमेंट तो आपका समझ आ गया, क्या ये रिसीव करना? हाँ, बाय करना। रिसीव करना तो इनबाउंड में आएगा, बाय करना, अच्छा सप्लायर ढूंढना, ठीक है, रिलायबल सप्लायर। ये डिस्कस हो चुकी है, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। बताइए प्रोक्योरमेंट में वैल्यू कैसे ऐड होगी? टेंडरिंग वगैरह करें बिल्कुल, ताकि कम प्राइस के ऊपर आपको सप्लायर मिल सके, ठीक है। उसके मार्केट में रेपुटेशन देखें, रिलायबल सप्लायर होना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट में इनोवेशन, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करते रहे। याद रखिए एक चीज ही आपको मुसलसल मिलती जाएगी ना, इंसान की तबीयत है वो चेंज चाहता है। एक ही चीज उसको मुसलसल प्रोवाइड करो, जितनी मर्जी बेहतरीन हो, वो मुन्ना सलवा भी रोज मिलता रहे ना, इंसान है, नाशुक्र है फितरी तौर पे, मतलब 100-200 दिन खा गया, नमक प्याज का अपना ही मजा है। मुन्ना सलवा मजेदार है लेकिन नमक प्याज का, तो उसे क्या करना है फिर? उसको साथ साथ हमने प्रोडक्ट जब सेल करनी है उसमें फीचर्स को चेंज करते रहना बाय द पैसेज ऑफ टाइम, रीडिजाइनिंग करते रहे, डिजाइन चेंज करते रहे उसका। और ये कैसे होगा? ये एक्सपेरिमेंट्स होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं है मशीनें ही आपकी अपग्रेड हो रही है, वो भी है इसका मतलब, वो भी है इसका मतलब। न्यू मशीन, न्यू सिस्टम आएगा, आपके ऑपरेशंस में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। लेकिन इससे मुराद क्या है? आपका नए सॉफ्टवेयर के साथ साथ, यानी ये आईटी के साथ साथ प्रोडक्ट डिजाइन भी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाजमी नहीं है सिर्फ आईटी साइड पे ही हो, वो आईटी साइड के साथ साथ प्रोडक्ट के रीडिजाइनिंग करना, उसको इंप्रूव करना, न्यू फीचर्स ऐड करना, ये भी डेवलपमेंट ही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी से इन चीजों में भी फर्क पड़ता है। डन जी, क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा था, आपको मैंने एक चीज बताई है, हमेशा जहां क्लासिफिकेशन होती है ना, क्या प्रॉब्लम होती है? बोला इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, जिसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है।
क्या एक आधी एक्टिविटी ऐसी होती है जो हमें लग रहा होता है कि दो जगहों पे क्लासिफाई हो रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम में कह दे कि एक नया आपने सिस्टम बाय किया है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम कम हो गया है, नया सिस्टम बाय किया है, प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम कम, इसमें क्या प्रॉब्लम है भला? प्रोक्योरमेंट नहीं, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दोनों आगे। ठीक है, इसमें बेहतर है दोनों में लिख लें, लेकिन एंगल चेंज कर दें। जब आप ऑपरेशन में कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि रिडक्शन इन टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी न्यू इक्विपमेंट, ये लिख लीजिए। और फिर जो होगा हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें आप लिख लीजिएगा कि इंस्टॉलेशन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम। समझ रहे हैं? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एक्टिविटी, कभी कभार, रेयर, मैंने आपको बताया 10 में से 2 एक्टिविटीज में सिर्फ ऐसा होगा। अगर 2 से ज्यादा में आपको लग रहा है तो उसका मतलब आपकी सोच ठीक नहीं है, आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है। कभी कभार ऐसा होगा। बहरहाल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझ आ गया आपको? क्या इससे मुराद सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम है? इससे मुराद प्रोडक्ट रीडिजाइनिंग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे क्या मुराद है? हायरिंग किसकी? स्टाफ की। वो स्टाफ किसी भी लेवल का हो सकता है। हायरिंग, सिर्फ हायरिंग, ट्रेनिंग भी, प्रमोशन भी, ठीक है, टर्मिनेशन भी। जरा बताइए इसमें क्या वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो सकती है? बायसनेस ना हो, अप्रेजल हो, उनकी इफेक्टिव अप्रेजल हो, गुड ट्रेनिंग हो। गुड ट्रेनिंग सबसे अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है। कॉस्ट भी इस पर ठीक ठाक लगती है ट्रेनिंग में जी। हाँ, असाइन, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाए एम्प्लॉयज को कि किसने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, बिल्कुल ठीक। और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? बिजनेस स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर या बिजनेस का स्ट्रक्चर, इंटरनल डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है, फाइनेंस किस तरीके से अरेंज होता है, बजट एलोकेशन वगैरह, ये है हमारा कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। क्या ये दोनों एक्टिविटी प्राइमरी और स्पोर्ट समझ आ गई आपको? अच्छा, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद दोनों करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, गेस करें किसके पूछे हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज के। शाबाश, ठीक है, इसको तो आपने परफेक्ट रखना है। स्पोर्ट एक्टिविटी भी आसान है, ठीक है। फिर से जरा मुझे बताइए, पोर्टर ने हमें कैसे समझाया और आईकैप कैसे टेस्ट करेगा? पोर्टर ने हमें वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे समझाया? उसने 9 एक्टिविटीज में, पहले 2 बड़ी एक्टिविटीज में डिवाइड किया, फिर उसके बाद सब कैटेगरीज बनाई जो टोटल 9 एक्टिविटीज है। उसने क्या बताया? हर एक्टिविटी का नाम बताया, उस एक्टिविटी में काम क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होती है वो बताई, कैटेगरी एक्टिविटीज बताई प्लस एग्जाम्पल्स में, और फिर उसके बाद आखिरी चीज क्या? वैल्यू कैसे हर एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टर ने बताया लेकिन किताब वाले ने नहीं बताया। कोई बात नहीं, हमने साथ साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि केस स्टडी में पूछता है। अब आईकैप एग्जाम में कैसे पूछेगा? वैल्यू चेन एनालिसिस का क्वेश्चन, एक तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ना कहेगा बताओ भैया प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस में कौन कौन सी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दो, सेकेंडरी में कौन सी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दो, ये पूछेगा। केस स्टडी आएगी तो कैसे पूछेगा? हाँ, पूरे बिजनेस का सिस्टम बता देगा आपको और क्या कहेगा? क्लासिफाई करेगा, ठीक है। हाँ जी, कि बताओ कौन सी एक्टिविटी जो है वो जो क्वेश्चन में दी है, मैंने केस स्टडी के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज दी है, कौन सी वाली एक्टिविटी किस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। अगर के प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस करो तो सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी में क्लासिफाई करना है, बस सेकेंडरी को भूल जाना है। अगर के सेकेंडरी का करो तो फिर प्राइमरी को भूल जाना है। अगर के पूरा करो तो रिक्वायरमेंट पे ध्यान से देखना है, क्या उसने सिर्फ वैल्यू चेन एनालिसिस का वर्ड यूज किया है या प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस का वर्ड यूज किया है या सेकेंडरी वैल्यू चेन एनालिसिस का। क्यों भला ध्यान से देखना, ये एक लफ्ज है, पूरा सॉल्यूशन है वो डबल हो जाता है। देखेंगे इसको ध्यान से, अंडरलाइन भी कर देना है, वैल्यू चेन को भी अंडरलाइन करना है, साथ में प्राइमरी वगैरह अगर लिखा उसको भी अंडरलाइन करना है। डन जी। यहां पे करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वाला भी आपने पढ़ लिया हुआ है, लेकिन जो इसके बाद वाला है हाउ बिजनेस ऐड वैल्यू,
ये अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये ऊपर वाले ही की एग्जांपल है कि हाउ टू ऐड वैल्यू, जो आपने खुद बता दिया है, या हाउ टू ऐड वैल्यू को भी टिक कर दे, ये भी पढ़ लिया आपने, ये आपको पता नहीं चला लेकिन आपने पढ़ लिया है, इधर 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 टिक कर रहे, यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक हाउ टू ऐड वैल्यू। हाँ, ये पढ़ के देखेंगे ना आपको पता चलेगा ये। बल्कि चले एक्सरसाइज करते हैं, ये हाउ टू ऐड वैल्यू। आप मुझे बताएं कि जो नीचे वो बता रहा है ना हाउ टू ऐड वैल्यू, ये किस एक्टिविटी में वैल्यू ऐड हो रही है, ये बताएं। हाउ टू, हालांकि उसे चाहिए था, अगर मेरे से पूछता मैं कहता भाई हाउ टू ऐड वैल्यू ना हर एक के साथ साथ जोड़ दो, इकट्ठा अलग से बताने के बजाय क्या करो, लेकिन उसकी मर्जी, उसे अलग से बताया क्या कह रहा है इनोवेशन, कैसे वैल्यू ऐड हो सकता है, इनोवेशन क्रिएटिंग न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, कैसे वैल्यू ऐड होगी, ऐड हो, बताया ये किस एक्टिविटी से रिलेटेड सजेशन है, टेक्नोलॉजिकल, ये हुई ना बात, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड। ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस नहीं भैया, ब्रांडिंग पहले वाला, इनोवेशन ऑपरेशन नहीं, इंप्रूव प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट रीडिजाइन किया। कन्वीनियंस, ऑफरिंग इजियर परचेज मेथड्स, प्रोक्योरमेंट नहीं, कन्वीनियंस अपनी कन्वीनियंस की बात नहीं करते भैया, कन्वीनियंस कस्टमर की कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं हम। ऑफरिंग इजियर परचेज मेथड्स, ऑनलाइन बाइंग, हम क्या ऑफर करेंगे, हम अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे भाई, कन्वीनियंस कस्टमर की, इनका ख्याल है सर कस्टमर का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ, तो भैया हम जो कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, जो ऑफर करते हैं, वो अपने कस्टमर के लिए करते हैं, तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। क्विक सर्विसेज, डिलीवरिंग फास्टर सर्विसेज, ये नहीं, डिलीवरिंग फास्टर सर्विसेज, डिलीवरिंग फास्ट, अच्छा वैसे अगर होता है डिलीवरिंग गुड्स फास्ट, डिलीवरिंग फास्टर गुड्स, तो मैं आसानी से कहता आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब ये जो उसने कहा है ना कि डिलीवरिंग फास्टर सर्विसेज, ये पता नहीं मेन सर्विस की बात कर रहा है कि आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो हाँ इसमें हाँ बिल्कुल, यहां इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, डिलीवरिंग फास्टर आफ्टर सेल सर्विसेज, तो फिर किधर जाएगा ये आफ्टर सेल सर्विसेज को आफ्टर सेल सर्विस कर दे, क्लियर हो जाएगा, वरना बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज भी कुछ बुक्स में लिखा होगा, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज कंसिस्टेंटली, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज, ये किधर आएगा, नहीं नहीं नहीं, एचआर का ताल्लुक तो हमारे इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स से है, जहां मर्जी नहीं आएगा, जहां मर्जी, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज कंसिस्टेंटली, हाँ मेरे ख्याल में ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं, ऑपरेशन में, ऑपरेशन का ताल्लुक तो इंटरनल है, मेरा ख्याल है ये आफ्टर सेल सर्विस में, हाँ जी। अच्छा अगर मजीद आप क्या हाउ टू ऐड वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, सिंपल आपने करना क्या है, हर एक्टिविटी को वन बाय वन ज़हन में ले आना है और आप सोचना है कि इसमें क्या किया जा सकता है कि वैल्यू ऐड हो, वो लिख देंगे, वो वैल्यू एडेड है। चलिए अच्छा, अब अगर तो आपको ये वैल्यू चेन एनालिसिस समझ आ गया है कि दो एनालिसिस है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, प्राइमरी में 5 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, उनमें क्या काम होता है, सेकेंडरी 4 कौन कौन सी है, क्या काम होता है, और इनमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप ICAM का एग्जाम लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, ठीक है। इसीलिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं आज, सिर्फ एक केस है, लेकिन पास पेपर की, रऊफ बाजवा के बेवजह, ये कुछ इस तरह का नाम है, ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, उससे आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सॉरी वॉल्यूम 2 कह रहा हूं, ये जो है उसका आपका चैप्टर एंड के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में से है, ये चैप्टर में नहीं है, चैप्टर के एंड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना। अच्छा ये बुक आ गई है कि नहीं आई अभी, क्या कह रहा है वहीद, आ गया, ये बुक शाह वाले के पास अवेलेबल है, हाँ वहीद ने कह दिया आ गया, पता किया अभी नहीं।
अच्छा स्टेटस लगा आ गया, वो कॉलेज पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, दोपहर तक आ जाएगा। तो उसमें चैप्टर वाइज नोट्स हैं और फिर हर चैप्टर के पास पेपर के क्वेश्चन अलग से हैं, यानी आई कैप ने जो कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर, जो भी क्वेश्चन वगैरह दिए वो अलग है, और फिर आई कैप के अलावा जो पास पेपर के क्वेश्चन है, जो किसके, हाँ कैफ के और सी फैप के, सी फैप में भी ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, अब अनकरीब खत्म होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो उसमें से भी जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने निकाल के उसमें डाल दिए ताकि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी, वो आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना? हाँ, आज चेक कर लीजिए, अगर नहीं भी किया हुआ ना फिर दोबारा कर देगा, इससे पहले की बात है वो भूल गए होंगे। क्लियर? तो आज आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करके स्टडी करनी है वैल्यू चेन एनालिसिस की। क्या वैल्यू चेन एनालिसिस समझ आ गया आपको? उसकी एग्जाम लेवल की केस स्टडी करने के काबिल हैं आप? मैं फील करते हैं कर सकते हैं केस स्टडी, जिस तरीके से मैंने समझाया अगर उसी तरह की केस स्टडी आए तो बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, वो आपकी एक ही क्वेश्चन है, इसके भी है, अगर दिल करे ना आपको, आपका दिल करे तो आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। 4 अच्छा क्वेश्चन है, 3 और 4 कर लीजिएगा, बल्कि छोड़ें सिर्फ 4 कर लीजिएगा, ये 4 ही बल्कि असाइनमेंट में डाल दें, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बताएगा कि एक डेयरी फार्म, स्मॉल डेयरी फार्म, 2-4 गायें थी, इससे उसने कैसे कंपनी बनाई अपने 2-4 गायें से। ठीक है, वो आपको तरीकाकार बता रहा है, तरीकाकार, और कह रहा है ढूंढना जरा क्या आप भी ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 2-4 हाँ ग्वाले से, हाँ मैं कहते कहते रुक गया था तो कह दी। तो भाईजान रिस्के हलाल है ना, उसमें बरकत है। क्लियर जी? तो आपकी 2 असाइनमेंट होगी, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का जो है वो क्वेश्चन 6 और इसका क्वेश्चन 4। ठीक है जी, चलिए और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।